हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। अब कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल मैं आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पढ़ा रही हूँ। इसमें बेसिकली टोटल 4 फैक्टर्स थे। हर 4 फैक्टर्स के अंदर भी बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो आजकल हमारा लास्ट फैक्टर चल रहा है जो कि आपका मिडलमैन कंसिडरेशन। उसमें हमारे 3 फैक्टर्स बच गए थे। तो मैं कोशिश करूंगी आज की क्लास में मैं आपको पहले वो तीनों फैक्टर्स समझा दूंगी, ठीक है ना। मैं पहले यही कोशिश करूंगी कि आज पूरी क्लास में मैं आपको ये तीनों फैक्टर्स इजिली एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि फिर अगर क्लास लेंथी होती है तो फिर मुझे वीडियो उधर रोकनी पड़ती है, क्योंकि फिर आपके मैसेज आते हैं कि मैम क्लास काफ़ी लंबी जा रही है। तो मैं कोशिश करूंगी कि तीनों फैक्टर शॉर्ट में मैं आपको समझाऊं, बेसिक में आपको समझाऊं, कि जिससे आपको इसलिए समझ पाए। तो मैं पहले उन 3 फैक्टर्स का नाम इधर लिख देती हूँ और फिर मैं आपको यहाँ पे एक एक करके समझाती हूँ, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे 4th फैक्टर जो कि होगा कॉस्ट ऑफ चैनल, ठीक है। 5th फैक्टर जो कि होगा हमारा सेल्स वॉल्यूम पोटेंशियल, सेल्स वॉल्यूम पोटेंशियल। 6th फैक्टर होगा हमारा लास्ट फैक्टर फाइनेंशियल एबिलिटी, फाइनेंशियल एबिलिटी। तो देखिए ये 3 फैक्टर्स हमारे बचते हैं मिडलमैन कंसिडरेशन में। पहले मैं इन तीनों का आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कॉस्ट ऑफ चैनल, देखिए जो कॉस्ट ऑफ चैनल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ चैनल मतलब कि जो आप मिडल मैन अडॉप्ट करेंगे, जिनकी सर्विसेज आप यूज करेंगे, तो आपको ये देखना है कि हम काफी ज्यादा महंगे वाले मिडल मैन ना लेके आ जाए। ऐसा ना हो कि हम अपने फायदे करने के चक्कर में अपना नुकसान ही कर बैठे। हमें ऐसा मिडल मैन चाहिए कि जो हमें सस्ता भी पड़ जाए और जो हमारे लिए अच्छा भी काम करे, ठीक है। हमारी सेल्स की वॉल्यूम को अच्छे से वो बढ़ाए, हमारे प्रोडक्ट को अच्छे से बेचे, अच्छी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें, ठीक है। तो हम ज्यादा महंगे वाले यहाँ पे होलसेलर रिटेलर यूज नहीं करना चाहेंगे। दूसरा केस ये होता है कि मैन्युफैक्चर तैयार जब होता है महंगे मिडलमैन को यूज करने के लिए, वो उस केस में तैयार होगा जब वो जो मिडलमैन है काफी अच्छी बड़ी बड़ी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर्स और आपको, ठीक है ना। तो उस केस में आप तैयार हो सकते हो कि ठीक है, ये मिडलमैन इतनी सैलरी मांग रहा है तो मैं इसको दे दूंगा, क्योंकि ये बहुत सारी सर्विसेज कस्टमर और मुझे भी प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई। और एक और इसमें बात आपको नोटिस करनी है कि कभी कभार क्या होता है, जो डायरेक्ट सेलिंग होती है जिसमें जो मैन्युफैक्चरर वो डायरेक्टली कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट बेचता है, वो महंगा पड़ता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, देखिए कि क्योंकि आपको यहाँ पे हर चीज खुद से करनी होती है। आपको खुद से कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे, उसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट मेन बात डायरेक्ट सेलिंग में जब आती है, जब आपको अपना प्रोडक्ट खुद से ही हर कस्टमर तक भेजना पड़ता है, तो उधर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वेयर हाउस कॉस्ट काफी आती है। तो उस वजह से डायरेक्ट सेलिंग को महंगा माना जाता है एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है, वो मैंने आपको टाइप्स में आराम से पढ़ा रखा है, तो आप आराम से भाई क्लास देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, कभी कभार डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काफी महंगा पड़ जाता है एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्योंकि आपको यहाँ पे खुद से सारा काम करना है, खुद से कस्टमर ढूंढने, खुद से उन तक सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो अगर आप मिडल मैन को अडॉप्ट करते हो, कहते हैं ना कि अगर आप बड़े पैमाने पे काम करोगे तो उसका जो कॉस्ट आती है वो कम आती है एज कम्पेयर टू कि अगर आप छोटे पैमाने पे काम कर रहे हो। हमने पढ़ा था ना इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, एक टॉपिक आया था मार्केटिंग में, वैसे इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, मैनेजर इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, तो उधर भी यही बोला जाता, माना जाता है, अगर आप 1000 यूनिट्स बना रहे हैं, ठीक है, और वहीं पे आप 10 यूनिट्स बनाए, तो जो 10 यूनिट्स जो आप बना रहे हैं वो काफी महंगी पड़ेंगे एज कम्पेयर टू 1000 यूनिट, क्योंकि
आप उसी मटेरियल में, उसी लाइट में, उसी सब कुछ एक तरह से प्रोडक्शन यूनिट में आप कम यूनिट बना रहे हो, ठीक है। तो उसकी जो एक तरह से कॉस्ट होती है, जो आपका जो एक्सपेंडिचर लगता है, काफी महंगा लगता है। लेकिन अगर आप उधर ही 1000 यूनिट्स बना रहे हो उसी प्रोडक्शन यूनिट में, तो जो आपकी जो कॉस्ट आती है वो बहुत कम आती है, और उस कॉस्ट में आपकी 1000 यूनिट्स बन रही है और उस कॉस्ट में आपकी 10 यूनिट बन रही है, तो यहाँ पे आपको बहुत महंगा पड़ता है। ऐसी बात यहाँ पे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आती है, ठीक है। आई होप आप ये वाला पॉइंट समझ गए हो। आपको बस इतना याद रखना है कि हमें जो मिडिल मैन है वो अच्छे से सिलेक्ट करना है, हमें ये देखना है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि हमारा लॉस ही हो जाए। दूसरा आता है सेल्स वॉल्यूम पोटेंशियल। सेल्स वॉल्यूम पोटेंशियल में कुछ नहीं है, हमें ये देखना है कि हमें ऐसा मिडिल मैन अडॉप्ट करना, ऐसा मिडिल मैन को सिलेक्ट करना जो हमारी जो सेल्स है उसमें ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए मिडिलमैन में कि जो हमारी सेल्स है वो अच्छे से बढ़ा पाए, ठीक है। तो हमें बहुत सोच समझ के अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चूज करना है, मिडिलमैन को चूज करना है, ठीक है। 6th आता है आपको फाइनेंशियल एबिलिटी। देखिए कभी कभार क्या होता है, अगर मिडिलमैन का फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मिडिलमैन का फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है तो वो क्या करता है, पहली चीज वो क्रेडिट पे सामान बेच सकता है कस्टमर्स को, ठीक है। दूसरी चीज वो टाइमली पेमेंट करेगा मैन्युफैक्चर को, तो दोनों का भला हो रहा है, यहाँ पे कस्टमर का भी भला हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये वो मिडिल मैन में इतनी एबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है कि वो क्रेडिट पे सामान बेच रहा है, क्योंकि उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है। वो कस्टमर से बोलता है ठीक है, अगर तुम आज पैसा नहीं दे पा रहे हो तुम 10 दिन बाद दे देना, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और वहां पे क्योंकि मिडिलमैन के पास काफी अच्छा फाइनेंस है, तो वो मैन्युफैक्चरर को टाइमली पेमेंट एक तरह से कर देता है। तो यहाँ पे इन्हीं 3 पॉइंट में हम यहाँ पे एक तो कॉस्ट देखते हैं कि महंगा ना पड़े, तीसरा सेल्स वॉल्यूम अच्छी लेके आए वो वाला मिडिलमैन, चौथा उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफी अच्छा होना चाहिए। इन 3 पॉइंट में बस यही अब मैं आपको बुक में से पढ़ के मतलब बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कॉस्ट ऑफ चैनल, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज एडेड टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये वाली लाइन मैंने आपको प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के जो चैप्टर है, जो प्राइस वाला जो चैप्टर है उसमें मैंने आपको समझाई थी। जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का वो छोटे छोटे पार्ट को प्लस करके हम बनाते हैं, और उसमें से एक पार्ट होता है आपको कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज। क्योंकि हमारा खर्चा है तो हम खर्चा कहाँ से निकालेंगे, प्रोडक्ट के प्राइस में से तो निकालेंगे। अ प्रोड्यूसर शुड सेलेक्ट द लीस्ट एक्सपेंसिव चैनल। अब मैं आपको एक एक लाइन नहीं समझाऊंगी क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझा दिया, तो ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट सेलिंग इज जनरली कॉस्टलियर एंड दस डिस्ट्रीब्यूशन अरेंज थ्रू मिडल मैन इज मोर इकोनॉमिकल, ठीक है, वही बात। It must be kept in mind that channel which ensure efficient distribution at the least expenses and which secure the desired volume of sales should be chosen। वही बात, कम खर्चा होना चाहिए और अच्छी सेल्स जो हमारे पास लेके आएगा मिडिल मैन, हम उसी को यूज करेंगे। अ प्रोड्यूसर में सेलेक्ट इवन अ हाई कॉस्ट चार्जिंग मिडिल मैन। वो किस केस में वो सेलेक्ट करेगा, हाई कॉस्ट चार्जिंग मिडिल मैन हु प्रोवाइड मैनी सर्विसेज टू द कस्टमर्स and to the manufacturer, ठीक है। 5th is sales volume potential. In selecting a channel of distribution, the company should consider the capability of middleman। हमें middleman की capability, ability देखनी चाहिए कि वो कितनी sales हमारे लिए ला सकता है, means वो हमारा कितना profit एक तरह से करवा सकता है, ठीक है। To ensure targeted sales volume, ठीक है। 6th and the last is financial ability. The middleman with good financial background can provide credit to the customers. वो credit देगा customer को and make timely payment to the manufacturer, ठीक है। तो इसमें बस यही बात है और कुछ बात नहीं है। तो मेरे तीनों पॉइंट्स करवाने का यही मेन मोटिव था कि आज हमारे वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए। कल को मुझे आपको एक लास्ट टॉपिक करवाना है इसी चैप्टर का, पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट, ये तीनों फैक्टर अच्छे से समझ में आए हो। तो आज फाइनली हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक खत्म होता है। इसका ये चार्ट था, ये मैंने आपको जब ये वाला टॉपिक स्टार्ट करवाया था, ये चार्ट बनवाया था और इस चार्ट को मैंने डे बाय डे आपको एक्सप्लेन किया है और फाइनली आज हमारी ये टेबल, ये चार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है।
मैं चाहती तो मैं आपको ये दो पॉइंट्स करवाती आज, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको ये वाला भी करवा दूं, क्योंकि कल को मुझे एक नया टॉपिक स्टार्ट करवाना है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स थे, ज्यादा लेंथी पॉइंट्स नहीं थे। आई होप क्लास लेंथी ना गई हो। तो कल को मैं आपको करवाऊंगी पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने वाले इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी क्या होती है, सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी क्या होती है, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी क्या होती है, कंसाइनमेंट सेलिंग क्या होती है, फ्रेंचाइज सेलिंग पॉलिसी क्या होती है। टोटल 5 पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज हैं इसमें। कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं एक एक करके आपको डेली आराम से समझाऊंगी। मुझे जल्दी नहीं है, बस मुझे आज जल्दी थी क्योंकि आज मुझे ये वाला फैक्टर भी करवाना था कि जिससे ये वाला फैक्टर कल की क्लास में मर्ज ना होता, ठीक है ना। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर कोई भी डाउट कंफ्यूजन है, देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना। इसमें कोई अगर आपको ये लग रहा है कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्यों महंगा है, देखिए बहुत सारी चीजें होती है, बुक में हर चीज गिवन नहीं होती है। अगर आप मैन्युफैक्चरर से जाके पर्सनली पूछोगे कि आपको डायरेक्ट सेलिंग महंगी पड़ती है या इनडायरेक्ट सेलिंग महंगी पड़ती है, तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। तो मैंने जब भी एक लाइन ऐड की थी, कभी कभार ऐसा होता है क्योंकि देखिए हर चीज हर सिचुएशन में अलग होती है। किसी को ये महंगा पड़ेगा, मतलब किसी को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल महंगा पड़ेगा, किसी को सस्ता पड़ेगा, लेकिन बुक में एक समराइज करके ये लोग लिखते हैं। मैं पहले बता दूं जनरलाइज चीजें नहीं है, ये टाइम टू टाइम या मैन्युफैक्चर के हिसाब से ये चेंज होती रहती है। किसी मैन्युफैक्चर को डायरेक्ट सेलिंग अच्छी लगेगी, सस्ती लगेगी, किसी को इनडायरेक्ट सेलिंग अच्छी लगेगी, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल रहिए, एक जगह पे टिकिए मत, रिजिडिटी मत लाया कीजिए। एक जो मेन कंसेप्ट है उसको पकड़िए और समझिए, ठीक है ना। मेरा मेन मोटिव यही है, एक चीज पे स्टक मत रहिए क्योंकि हर चीज टाइम टू टाइम चेंज होती है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई हो। तो अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।